गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning, all of you. First chapter हो गया आप सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear हो गया? मैम। All clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Without उसके अंदर बचा है अभी? No, ma'am. No, ma'am. चलो फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम अपना बीसीके का। कैसा लगा वैसे फर्स्ट चैप्टर? इंटरेस्टिंग था, बोरिंग था? थोड़ा बोरिंग थोड़ा बोरिंग। इंटरेस्टिंग नहीं लगा फर्स्ट चैप्टर? ठीक था मैम, ज्यादा इंटरेस्ट बोरिंग भी नहीं था, इंटरेस्टिंग भी नहीं था। यस मैम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। ये इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे आज अपने 5th चैप्टर के साथ। बीसीके का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 5th चैप्टर स्टार्ट कर, फर्स्ट चैप्टर जनरल होता है ना। हाँ जनरल था, तो मैं पूछ रही थी कि बोरिंग लगा, कैसा लगा? फर्स्ट चैप्टर बोरिंग था। उसमें इंटरेस्टिंग जैसा कुछ था ही नहीं। पहले पढ़ Good के morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। करते रहना, लेक्चर मत लगाना है। मॉर्निंग सर। फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसा भी हो गया ना कि इन्होंने लॉ में कर लिया था आईपी में, हाँ। जो एचयूएफ वगैरह थी वो सब इनका ऑलरेडी हो चुका हाँ। था, और उससे पहले बेसिक वाला स्टार्टिंग था इकोनॉमिक आज वाले लेक्चर में इनको कुछ नया सीखने को मिले। हाँ, आज कुछ नया है। तो चलो स्टार्ट करें अपना नया चैप्टर। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, नया चैप्टर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा 5th चैप्टर। 5th चैप्टर कौन सा है हमारा? 5th चैप्टर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। ठीक है जी। अब इस नाम से हमें क्या पता चल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस क्या करवाएगा ये हमसे, क्या सिखाएगा ये हमें? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ऑर्गेनाइजेशंस कैसे, जो बिजनेस को क्या करेंगे? फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब बिजनेस को फैसिलिटी कैसे कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? बिजनेस के फॉर्मेट्स हम पढ़ के आए हैं ना अपने पास। अब उनको फैसिलिटीज हम कैसे कैसे दे सकते हैं? फैसिलिटीज हम दे सकते हैं उनको, या तो उनको पैसा दे दो या फिर उनको गाइडलाइंस दे दो कि आपको बिजनेस कैसे करना है। उन दोनों में से कुछ भी एक चीज प्रोवाइड कर दो तो फैसिलिटीज मिलगी ना। अगर आपको कोई बताया जाए कि ऐसे काम करना है, यानी कि आपको गाइडेंस दी जाए, तो आपके लिए वो फैसिलिटेटिव एक्शन है कि नहीं है? Yes, ma'am. है। तो उसी तरह से बिजनेस को बड़ी सारी फैसिलिटीज मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लोन देते हैं या पैसा देते हैं ताकि आप बिजनेस में लगा सको। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लोन तो नहीं देते लेकिन गाइडलाइंस पूरी देते हैं, आपके साथ बने रहते हैं। जैसे कि हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर के अंदर सेबी के बारे में पढ़ा था। सेबी आपको क्या करता है? लोन देता है या फैसिलिटी देता है? फैसिलिटी Facility. तो गाइडलाइंस मैम। सेबी क्या हुआ हमारे लिए? एक फैसिलिटेटिंग सेंटर हुआ, एक फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हुई। तो इस तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यानी कि हमारे पास जो गवर्नमेंट, हाँ जी बोलो। चलो जी, तो हम लोग पढ़ेंगे ऐसे फैसिलिटेटिंग सेंटर्स के बारे में। तो हमारे इंडिया में ना 2 तरह के फैसिलिटेशन सेंटर होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के फैसिलिटेशन सेंटर हैं? पहला है नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन, दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है हमारे पास फंडिंग इंस्टीट्यूशन। अब एक नॉन फंडिंग है और एक फंडिंग है। क्या करेंगे ये लोग आपस में, फंडिंग नॉन फंडिंग मिलके? फंडिंग नॉन फंडिंग मिलकर आपस में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक डिसाइड करेंगे कि हमें क्या क्या काम करना है।
अगर हम चले फंडिंग वाले, नॉन फंडिंग वाले के पास, तो नॉन फंडिंग ने हमें दिए 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 4 कौन कौन से हैं? पहला हो गया जी हमारा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा क्या हो गया हमारे पास? सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तीसरा क्या हो गया हमारे पास? सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। फोर्थ क्या हो गया? इरडाई, इरडाई बोले तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये चारों बंदे जो है ना, ये चारों बंदे हमें कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, लोन कभी भी नहीं देंगे। आपको आरबीआई डायरेक्ट लोन देता है? कभी भी आपने लिया है आरबीआई से लोन? No, ma'am. No, ma'am. आरबीआई से जनरल पर्सन की बात करती हूँ मैं, गवर्नमेंट की या फिर अदर बैंक्स की बात नहीं कर रही। हम आम इंसान या फिर जो आम हमारे बिजनेसेस हैं, क्या उनको कभी देखा है आरबीआई से लोन लेते हुए? No, ma'am. No, ma'am. आरबीआई भी एक तरह से हमें फंड तो देता ही नहीं, फंड तो देता ही नहीं, लेकिन रेगुलेट बहुत कुछ करता है। तो यानी कि ये भी हमारा फंडिंग इंस्टीट्यूशंस तो है नहीं, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है हमारा, यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जो हमें प्रोवाइड तो करता है फैसिलिटीज बट डायरेक्ट नहीं देता, इनडायरेक्ट देता है। तो इसको भी हमने नॉन फंडिंग की कैटेगरी में शामिल किया है, फंडिंग में नहीं किया। अब फंडिंग के अंदर हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? वो है नाबार्ड। नाबार्ड बोले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एन ए फॉर नेशनल, बी फॉर बैंक, ए फॉर एग्रीकल्चर, आर फॉर रूरल एंड डी फॉर डेवलपमेंट। तो ये नाबार्ड हम पढ़ेंगे अपने फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ? आज हम स्टार्ट करेंगे अपने आरबीआई के साथ। आरबीआई का थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और करंटली ये क्या काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। आरबीआई क्या बोलेगा और क्या क्या है आरबीआई हमारे पास? ये जो बच्चे लेट आ रहे हैं, ये किस रीजन से लेट आ रहे हैं? मोहित, हिमानी? मैम आज डीएसटी की प्रैक्टिकल थी हमारी बोर्ड, उसके कारण। ऑनलाइन थी आपकी प्रैक्टिकल या जाना था? ऑनलाइन थी मैम। तो चलते हैं हमारे आरबीआई के पास। आरबीआई क्या है हमारा, कब आया? आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई के ना कुछ डेट्स याद करनी है, हम पहले इसको करते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आरबीआई कब बना, किस सेक्ट के अंदर बना, कहाँ बना, कब इसको मूव किया गया, कैसे किया गया? तो देखो जी, सबसे पहले आरबीआई बना था, कब बना? 1935 के अंदर। हम जब पढ़ते थे कंपनीज बनती थी, तो कंपनीज किसी एक्ट के अंदर बनती थी ना, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी थी। वैसे ही आरबीआई को बनाने के लिए भी एक एक्ट बनाया गया, आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यानी कि पहले बना आरबीआई का एक्ट इन 1934। इस 1934 के अंदर आरबीआई बना इन 1935। तो 2 डेट्स हो गए हमारे पास। उसके बाद थर्ड डेट के पास चलते हैं, इधर आ जाओ थर्ड लाइन में। थर्ड डेट क्या बोलता है कि आरबीआई का जो ऑफिस है ना, वो मूव किया गया इन 1937। यानी कि 1937 में आरबीआई का ऑफिस मूव हो गया। उसके बाद एक और डेट है 1949। सिर्फ ये 4 डेट्स हैं जो हमें याद करनी है, 4 ईयर है जो हमें याद करनी है। अब इन ईयर की स्टोरी कैसे है? सबसे पहले देखा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि हम लोगों को ना अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन, एक स्पेशल कंपनी बनानी चाहिए जिसके पास सिर्फ क्या काम हो, हमारी जो इकोनॉमी है उसको संभाले। पैसा चाहिए ना लोगों को काम करने के लिए, तो लोगों को पैसा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, तो उसके लिए बनाया इन्होंने एक आरबीआई एक्ट। एक्ट के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखती है कि ये कंपनी किस किस काम को करेगी। तो आरबीआई एक्ट डेवलप हुआ हमारा 1934 में। 1934 के बाद जब ये एक्ट बनाया तो उसके अगले ही साल यानी कि 1 अप्रैल में इसके अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई जिसका नाम था आरबीआई। पहले जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई ना, इनकॉर्पोरेट हुआ था आरबीआई हमारा। ये किसका म्यूट ऑन है? अमन लेकिन किसी लड़की की आवाज। नेम से बच्चे अलाउड है, ऐसे ये ओप्पो ऐसे बच्चे अलाउड नहीं है। ये ओप्पो A15 किसका है? ओप्पो A15 किसका है ये? मैं हूँ गरिमा। गरिमा अपने नाम से एंटर करा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ना अपने नाम से एंटर करना है इसको। और कोई भी बच्चा माइक ऑन ना करे बिना बात के।
जो बच्चा माइक ऑन करे ना उसको क्लास से रिमूव कर दो, बस उसको आगे से एंट्री देनी नहीं किसी क्लास में। ठीक है सर। चलो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई एक्ट बना 1934 में, इसी एक्ट के अंदर फिर एक कंपनी बनी 1935 में, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935 के अंदर। 1955 और बना कैसे था? बना था ये एज एन प्राइवेट कंपनी, यानी कि स्टार्टिंग में इसे प्राइवेट कंपनी के फॉर्मेट में बनाया गया। ठीक है जी। 1935 में जब ये बना प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में बना। कहाँ बना? कैलकाटा में बना, यानी कि इसका पहला ऑफिस कहाँ किया गया? कैलकाटा में किया गया। उस टाइम पर कैलकाटा भी जो है हमारा मतलब काफी अच्छा एरिया होता था ब्रिटिश राज के अंदर, वहां पर उनका सारा सेंट्रलाइज्ड काम सबसे ज्यादा कैलकाटा के अंदर हुआ था। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए जो इसका ऑफिस बनाया कैलकाटा के अंदर बनाया। ठीक है जी। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बदला, ब्रिटिश सरकार से हम लोग अपने खुद के दायरे में आने लगे। तो टाइम बदलते बदलते आया एक टाइम जब धीरे धीरे हम लोगों ने अपना कैलकाटा से बिजनेस हटाकर उसको मूव करना स्टार्ट किया मुंबई की तरफ। तो जब हमारा बिजनेस कैलकाटा से धीरे धीरे मुंबई एरिया हमारा सेंट्रलाइज्ड एरिया बनने लगा, तो आरबीआई को भी कैलकाटा से हटाकर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया इन 1937। तो 1937 में आरबीआई का ऑफिस परमानेंटली कहाँ मूव हो गया? मुंबई में। और आरबीआई का करंट ऑफिस आज भी कहाँ पर है? मुंबई के अंदर ही है। यानी कि कैलकाटा और मुंबई दो जगह शिफ्ट हुआ, पहले कैलकाटा फिर मुंबई। तो अगर मैं आपसे पूछूं आरबीआई का ऑफिस कैलकाटा में कब था? कब था आरबीआई का ऑफिस कैलकाटा में? Before 1937. 35 और 36 में। 37 में कहाँ मूव हो गया? मुंबई में। उसके बाद आज भी करंटली कहाँ पर है? ये मुंबई के अंदर ही है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है जी। उस 37 के बाद एक डेट और था हमारे पास, कौन सा? 1949। अब 1949 में क्या हुआ? जैसे ही देश आजाद, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने सारी चीजें अपने कंट्रोल में लानी शुरू कर दी कि हमें प्राइवेट लोगों पर भरोसा ही नहीं है, क्या पता कब कौन कब्जा करके बैठ जाए। तो सारी चीजें अपने अंडर लेकर बैठ गए, यानी कि नेशनलाइज कर लिया। तो उस टाइम पर इस अथॉरिटी को भी क्या कर लिया गया? नेशनलाइज कर लिया गया, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया। कब लिया इसको? 1949। 1949 के बाद से ये कंपनी जो आरबीआई है वो कंप्लीटली हमारी गवर्नमेंट कंपनी बन गई, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुल कंट्रोल आ गया इसके ऊपर। ठीक है। ये जो फर्स्ट 3 लाइंस है जिसके अंदर 4 मेजर डेट्स हैं, इन लाइनों को समझ में आया? लर्न हो गई ये लाइनें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हुआ था बना था मैम। RBI Act. यही एक्ट बना था। 35 में क्या हुआ? RBI established RBI आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। ट्रू और फॉल्स? False, ma'am. And private as a company. private company. प्राइवेट कंपनी। और 1937 में क्या हुआ आरबीआई के साथ? RBI moved to Mumbai. कलकत्ता से मुंबई के तरफ। ठीक है जी। 1949 में क्या किया गया? RBI was nationalized. नेशनलाइज कर दिया, यानी कि इसके ओनर्स चेंज हो गए। अभी प्राइवेट ओनर्स के पास नहीं, किसके पास है? हमारी गवर्नमेंट के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट कंट्रोल अपने अंडर ले लिया। ठीक है जी। अच्छा, कंपनी जब बनाते थे तो कंपनी बनाने के लिए हमें कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए था? डायरेक्टर्स चाहिए थे। क्या आरबीआई के अफेयर्स को भी कंट्रोल करने के लिए स्पेशल डायरेक्टर्स चाहिए होंगे हमारे पास? बिल्कुल चाहिए। Yes, ma'am. रिजर्व बैंक के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे। अब कंपनी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट किसको मिलना चाहिए? Government. Government of India. गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन्हीं के पास ही है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो इसके बंदे अपॉइंट होंगे ये कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेगी हमारे। ठीक है जी। तो आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यस कुमकुम? मैम इसको गवर्नमेंट उन्हें एस्टैब्लिश करेगी, मतलब अपॉइंट करेगी, तो मैम ये तो प्राइवेट कंपनी है ना? थी, प्राइवेट थी, उसके बाद नेशनलाइज किया गया 1949 के अंदर, है ना? ये नेशनलाइज भी तो हुई ना 1949 में। अब ये क्या है? Yes, अब ये गवर्नमेंट कंपनी है।
यस मैम। ठीक है, चलो जी, इस स्लाइड का सब कुछ क्लियर है? इस स्लाइड में जितनी बातें लिखी हुई हैं एज पर एमसीक्यू लर्न हो गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्लाइड पे चले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमें क्या क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है रोल ऑफ द आरबीआई। आरबीआई का रोल क्या है, किस काम के लिए बनाया गया आरबीआई, यानी कि नेशनलाइजेशन होने के बाद हमारी कंट्री ने आरबीआई को क्या क्या रोल दिया। रोल तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये बताओ कि आरबीआई की पोजीशन क्या है कंट्री में। आरबीआई की पोजीशन ये है कि इसे Apex Bank of India, ma'am. बोला जाता है। अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन बोले तो हाईएस्ट अथॉरिटी, Head. हाईएस्ट अथॉरिटी है फाइनेंस में इन इंडिया, हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया। तो आरबीआई क्या है? हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस। तो अपेक्स बॉडी भी बोल सकते हैं इसको। इसका एक और नाम क्या है? इसको कंसीडर किया जाता है एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि बैंकों का बैंक है, सेंट्रल लेवल का बैंक है हमारा कौन सा? आरबीआई। तो ये दो नाम इसको दिए जाते हैं, ये दो नाम भी आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब इसके बाद आ जाते हैं इसके रोल्स के पास, क्या क्या फंक्शंस निभाती है, क्या क्या भूमिका निभाती है। सबसे पहले तो आरबीआई का वाइटल रोल है कहाँ पे? स्ट्रेंथन करती है, डेवलप करती है, डाइवर्सिफाई करती है। किसको? कंट्री की इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को। आरबीआई क्या काम करता है? आरबीआई सबसे पहले तो आपके पैसे प्रिंट करता है, उसको इशू करता है, यानी कि करेंसी का प्रिंटिंग और इशूइंग का काम है आरबीआई के पास। और क्या करता है? तरह तरह के रेट्स निकालता है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज निकालता है, यानी कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को भी कंट्रोल करता है। फाइनेंशियल फंडिंग की बात जहां पर आ जाती है, इकोनॉमी के भले की बात जहां पर आ जाती है, वहां पर आरबीआई की भूमिका आ जाती है। तो आरबीआई आपकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन भी करता है और उसे डेवलप भी करता है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग में चल रहा है उसे कंट्रोल करेगा, नए नए आइडियाज निकालेगा तो डेवलप करेगा। डाइवर्सिफाई करना मतलब ये होता है कि अपने एरिया को बढ़ाना, यानी कि आप करंटली एक ही एरिया में काम कर रहे थे, फिर उसके बाद दूसरा एरिया और बढ़ा दिया, उसके बाद तीसरा एरिया और बढ़ा दिया। वैसे आरबीआई का भी जो रोल है वो डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ पैसों से ही लिमिटेड नहीं है, पैसों को बनाना, उनको इश्यू करना वहां तक ही लिमिटेड नहीं है, काफी सारे एरियाज में काम करता है। धीरे धीरे पढ़ेंगे इनके बारे में कौन कौन से एरियाज में काम करता है। तो सबसे पहले इसका रोल क्या है? स्ट्रेंथन करना, डेवलप करना और डाइवर्सिफाई करना। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके उठाए हैं बुक से, ये सारे के सारे एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट है। तो कोई भी लाइन आप ऐसे मत समझना कि ये तो रेलिवेंट नहीं है, सारी लाइंस रेलिवेंट है इसमें फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, चलो जी, जब ये काम करेगा तो आपके पास आएगी एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और दूसरा ग्रोथ आएगी इकोनॉमिक। ये कैसे आएगी अभी आगे हम एग्जांपल लेके समझेंगे, उससे पहले सारे रोल्स देख लेते हैं। आगे है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है मतलब कि आपके जो फंक्शनिंग्स होंगी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट होंगे वो कैसे चलेंगे, तो ये सारा का सारा आपका मॉनेटरी पॉलिसीज में आता है। कौन सा इंटरेस्ट रेट कहाँ लगेगा, कैसा होगा, एफडी पे कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, आरडी पे कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कौन डिसाइड करेगा ये इंटरेस्ट रेट? आपका आरबीआई डिसाइड करेगा। कब सर्कुलेट होगा? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ सर्कुलेट होंगे कि आज करंट बैंक रेट्स आपके क्या चल रहे हैं। चलो जी, उसके बाद क्या है? आरबीआई एक्ट करेगा एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जब भी कोई एडवाइस चाहिए होगी फाइनेंस मैटर से रिलेटेड, किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा, क्योंकि यही वो सोल अथॉरिटी है जो मॉनेटरी को पूरा का पूरा संभालती है। हमारी कंट्री के मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन को संभालने वाली अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। अब गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स पे, किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। किस किस मैटर्स पे? चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे फाइनेंशियल पॉलिसीज की बात हो, या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स की बात हो, यानी कि जब भी फाइनेंशियल पोजीशंस पे, फाइनेंशियल मैटर्स पे कोई भी एडवाइस चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए? आरबीआई के पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कि जो अदर बैंक्स है हमारे पास, जैसे कि हमारा ये पीएनबी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया हमारा, और इंडसइंड बैंक हो गए, सारे के सारे हमारे जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, इनके ऊपर क्या आरबीआई के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. अब ये सारे बैंक किसके नेतृत्व में काम करते हैं, किसके अंडर काम करते हैं, किसकी गाइडेंस में काम करते हैं? आरबीआई इनका फ्रेंड है, फिलोसफर है, गाइड है, यानी कि आरबीआई इनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, टाइम टाइम पे सलाह मशवरा देता रहता है ताकि ये अच्छे से परफॉर्म कर सके। कितना इंटरेस्ट लेके तुम्हें बैंक में लोन देना है, डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट दोगे, कितना लोन तुम दे सकते हो, लोन लेने के लिए कितने एसेट्स तुम्हें रखवानी पड़ेंगी, 1 करोड़ का लोन देना है तो उसके लिए कितनी एसेट तुम्हारे पास होनी चाहिए, कितनी गारंटी तुम सामने वाले से लोगे। तो सारी की सारी गाइडलाइंस कमर्शियल बैंक को देने वाला कौन है? आरबीआई है। तो आरबीआई फ्रेंड भी है, फिलोसफर भी है, गाइड भी है। क्लियर? इसमें जितने भी रोल्स कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं?
ये जो हमारे और सारे बैंक्स होते हैं, जैसे आपका पीएनबी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, इंडसइंड हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारे हमारे कमर्शियल बैंक है। ओके मैम। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास और क्या रोल है। और आरबीआई हैज टू कीप इन्फ्लेशनरी ट्रेंड अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड अंडर कंट्रोल कैसे होगा? मान लो मार्केट में महंगाई बढ़ती जा रही है, सब चीजें महंगी हो रही हैं, यानी कि आरबीआई को क्या करना है, मार्केट में इकोनॉमी को स्टेबल करना है। अब महंगाई बढ़ती जा रही है तो लोगों से क्या, लोगों की फिजूल खर्ची बंद करवानी है, लोगों से पैसा क्या करना है, छीनना है। लोगों से पैसा छीनना है तो उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करना पड़ेगा, बैंक रेट मैनेज करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर ये सस्ता लोन देता रहेगा तो लोग लोन लेते रहेंगे और मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ाते रहेंगे, खर्चे बढ़ाते रहेंगे। अगर बैंक रेट अपने ज्यादा कर दे, यानी कि लोन महंगे कर दे, तो लोगों के पास पैसा धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो फिजूल खर्ची बढ़ाएंगे या घटाएंगे? कम करेंगे मैम। कम करेंगे, फिजूल खर्ची करेंगे तो धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन है हमारा वो एक लिमिट में आने लगेगा। यानी कि जितना हमें चाहिए मार्केट में, जितनी हमें बढ़ोतरी चाहिए उतना ही होगा, फालतू की महंगाई दर हमारी कंट्रोल हो जाएगी। तो धीरे धीरे जो बैंक रेट हमारे फ्लक्चुएट करते हैं, कभी बैंक रेट ऊपर, कभी बैंक रेट नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, क्यों होता है? वो देखता है कि इकोनॉमी किस रूप पे जा रही है। जिस रूप पे इकोनॉमी जा रही होती है, यानी कि अगर इकोनॉमी हमारी इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है तो बैंक रेट भी बढ़ा देगा। ये तुम करो काम, मैं तुम्हारा क्या करूंगा, बैंक रेट बढ़ा दूंगा, जिससे तुम्हें पैसा मैं छीन लूंगा। यानी कि तुम्हें जानबूझकर खर्चे अपने कम करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतना फंड्स अवेलेबल ही नहीं होगा तुम मार्केट में लगा सको। तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? लोग खरीदने वाले नहीं है, यानी कि डिमांड कम है तो सप्लाई हमेशा डाउन आएगी। सप्लाई का प्राइस गिरेगा कि नहीं गिरेगा अगर डिमांड कम होगी तो? ऐसे ही चलता है ना इकोनॉमिक्स, जब आप पढ़ते हो, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसका प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यानी कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटती है तो प्राइस घटता है। ऐसे ही चलता है ना? यस मैम। ऐसे ही चलता है। तो अगर पैसा छीन लिया जाए पब्लिक से तो डिमांड घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। कम होएगी मैम। डिमांड घटेगी, महंगाई घटेगी या बढ़ेगी? महंगाई कम होगी मैम, क्योंकि सप्लाई पूरी हो जाएगी। डिमांड ही नहीं है तो वो सप्लाई करेंगे किसको? तो इसी तरह से आरबीआई बैंक रेट्स के माध्यम से क्या करता है, आपकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है जी। प्लस जो यहाँ से कंट्रोल करता है ये भी देखता है कि कौन सा एरिया ऐसा है, यानी कि स्पेसिफाइड एरियाज के लिए भी काम करता है। जैसे कि सबसे मेन क्या है, एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करना। एग्रीकल्चर को हेल्प करना तो मस्ट है, क्योंकि हमारा जो है मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमी चलती है वो किसके बेसिस पे चलती है, एग्रीकल्चर बेसिस पे चलती है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाना क्यों जरूरी है? ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आए, फॉरेन करेंसी आए, मतलब हमारा रुपया जो है स्ट्रेंथन होगा। जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास होगी उतनी ही हमारे रुपीस की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा ये जानबूझकर देता है ताकि फॉरेन करेंसी आए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनको भी बढ़ावा देता है ताकि हमारे देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़े। और जो ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं यही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं इकोनॉमी को। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाता है। तो मेन फोकस्ड एरिया कौन से रहते हैं इसके? एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट सेक्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर। तो यहाँ पर वो उसका दिमाग ज्यादा लगता है कि इनको लोन किस तरह से चीपर रेट्स पर प्रोवाइड किया जाए। तो क्या करेगा, ये बैंक रेट से कुछ इस तरह से बनाएगा, यहाँ पे हमारा बैंक रेट ज्यादा होगा तो उसका बेनिफिट किसको देगा? एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट और एसआईएसआई को। अब ये जो एक्सपोर्ट है ना, इसको तो बहुत तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। इसको टैक्स फ्री एक्सपोर्ट करने की हेल्प मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, कि तुमसे हम कोई पैसा नहीं चार्ज करेंगे एक्सपोर्ट करने का। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करो। तो इसीलिए यहाँ पर आपको फाइनेंशियली काफी हेल्प मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ये हेल्प कितनी प्रोवाइड करनी है इसको डिसाइड करने का राइट किसके पास है? हमारा आरबीआई के पास। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्ट द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड चैनलाइज क्रेडिट इन द डिजायर्ड डायरेक्शंस। डिजायर्ड डायरेक्शंस और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? अब गवर्नमेंट का क्या है? ये एडवाइजर है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो क्या बोलेगा? तुम सिक्योरिटीज इशू कर दो मार्केट में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कुछ सुना है उसके बारे में? यस मैम। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उसको इशू करने के लिए भी हमारे पास क्या है? उसको इशू करने के लिए भी हमारे पास आरबीआई है। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से डील करती है, उनको मार्केट तक पहुंचाती है, और ये सारा काम करने के लिए आरबीआई
है हमारे पास। तो आरबीआई प्रोटेक्ट करती है मार्केट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में खरीदेगी या बेचेगी तो मार्केट का जो क्रेडिट है उसको अपनी मन चाही डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। चाहती है कि लोग हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदे तो उस तरह की पॉलिसीज बनाएगी। आरबीआई चाहती है कि लोगों के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो हमें वापस बेच दें, तो पॉलिसीज उस अकॉर्डिंग बनाएगी कि लोग बेचने में इंटरेस्टेड। लोग कब इंटरेस्टेड होंगे? जब उन्हें बेनिफिट्स मिलेगा। और लोग कब खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे? जब उन्हें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। यस कुमकुम। मैम लास्ट पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं है। ये वाला? यस मैम। ठीक है, शुभम। मैम जो ये डॉलर के साथ जो एक्सचेंज रेट होता है इंडिया का, ये जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, इसमें भी आरबीआई कोई डायरेक्ट रोल पार्टिसिपेट करता है कि भी जैसे डॉलर 70 रुपीज है आज, एक्सचेंज रेट में 75 है, ऐसे ऐसा होता है जो कि फ्लक्चुएशंस आती है प्राइस। ये जो डॉलर और रुपीस का जब ये कंपैरिजन होता है ना, ये डेली बेसिस पे घटता बढ़ता क्यों रहता है? वो देखते हैं कि जितनी एक कंट्री के पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपका ना रुपीस ऊपर नीचे होता रहता है। यानी कि अगर हमारे पास आज लाइबिलिटीज है, हमारे पास डेब्ट ज्यादा है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, तो हम लोग उसका कितना पे ऑफ करेंगे या फिर हमें अपने लोन्स को पे आउट करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे उस डॉलर की लोन को सेटलमेंट के लिए, तो उन बेसिस पर आपका जो है डॉलर का रेट क्राइटेरिया डिसाइड होता है। तो आरबीआई बिल्कुल रोल निभाता है, क्योंकि आरबीआई मैनेज फ्लोटिंग होता है मैम। आरबीआई की ऐसी अथॉरिटी है हमारी कंट्री की जो कि फॉरेन एक्सचेंज को रखती है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जितने भी आपके डॉलर है, यूरोज है, पाउंड है, इसको कौन रखेगा? नॉर्मल बैंक्स नहीं रखते इसको रखने की अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ आरबीआई के पास है। तो आरबीआई को बोला जाता है कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई क्या है? हमारा कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि जितना भी देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का पैसा होगा उसको रखने की जिम्मेदारी किसके पास है? आरबीआई के पास है। जब ये रखेगा तो ये डिसाइड कर सकता है ना कि हमारे पास किसका रेट कम है और किसका रिजर्व कम है और किसका रिजर्व ज्यादा है। इसी तरह से रेट चेंज डिसाइड किए जाते हैं कि हमारा जो रुपए है उसको कितने डॉलर के साथ एक्सचेंज किया जाता है। अगर हमारे पास धीरे धीरे डॉलर हमारे रिजर्व में कम होता रहेगा तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो उसी तरह से एक रुपए के ऊपर कितने डॉलर होंगे तो वो सारी चीजें बढ़ती रहेंगी। यानी कि एक डॉलर कितने रुपीस का होगा वो कब डिसाइड होगा? अगर हमारे रिजर्व में डॉलर कम है तो डॉलर और स्ट्रेंथन होता जाएगा। हमारे रिजर्व्स में डॉलर बढ़ गया, फॉरेन करेंसी बढ़ गई डॉलर की, तो हमारा रुपी स्ट्रेंथन होता जाएगा। तो इस तरह से चेक करेंगे कि हमारे रिजर्व में कौन सा करेंसी कितनी है। अगर डॉलर कम है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर डॉलर हमारी रिजर्व्स के अंदर ज्यादा है तो इसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू हमारे पास कम होती जाएगी। तभी तो हम बोलते हैं कि इंपोर्ट कम से कम करो और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करो। जितनी फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी उतना ही हमारा रुपया जो है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतनी ही रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी नहीं, अगर हम लोग एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे रेदर देन इंपोर्ट। लेकिन दोनों ही अगर इक्वल क्वांटिटी में होता रहा, एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी, तो जितना पैसा आएगा उतना पैसा जाएगा भी तो सही। फॉरेन करेंसी में मान लो पैसा आ रहा है तो फॉरेन करेंसी में पैसा जा भी तो रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे रुपीस की वैल्यू तो डाउन हो रही है या उतनी की उतनी बनी हुई है, बढ़ तो नहीं रही ना। इसको बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। ठीक है। और मैम जो ये आरबीआई है ये एक ही सेंट्रल बैंक है पूरे इंडिया का, तो इस पे वर्कलोड ज्यादा रहता है, तो गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं सोचा कि भी 2 सेंट्रल बैंक बनाए हम ताकि वर्कलोड कम हो जाए? ये सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक क्यों है इंडिया में? देखो, इसके अंदर वर्कलोड कम करने के लिए आप अपने डायरेक्टर्स नंबर बढ़ा सकते हो, इसके नीचे जो काम करने वाली कमिटीज है उनको इंक्रीज कर सकते हो। आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए, हमारे पास कंपनीज एक्ट है, ठीक है। कंपनीज एक्ट क्या है? 2013। इस कंपनीज एक्ट के अंदर हमारे पास कितनी सारी कंपनीज बनी हुई है, ठीक है। अब उन एक कंपनीज का वर्कलोड बढ़ाने या कम करने के लिए जब एक कंपनी के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं? उसी कंपनी के पार्ट्स खोलने स्टार्ट कर देते हैं, क्या उस कंपनी के नीचे कमिटीज बनानी स्टार्ट करते हैं? क्या सही लगता है आपको, कमिटीज बनानी चाहिए या फिर हम लोगों को अलग अलग कंपनीज खोलनी चाहिए? कमिटीज बनानी चाहिए। सेम एज आरबीआई के साथ है। मान लिया इसका वर्कलोड ज्यादा है क्योंकि इसके फंक्शंस बहुत ज्यादा हैं। अब इसके फंक्शन ज्यादा हैं तो आप डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन कर दो। डायरेक्टर हैं, 24 डायरेक्टर्स होते हैं यहाँ पर,
अब इनके क्या है डिपार्टमेंट, अगर ये बाइफरकेटेड हो जाएंगे तो एक डिपार्टमेंट के ऊपर, एक कमेटी के ऊपर स्पेसिफाइड काम होगा, तो इसका वर्कलोड लिमिटेड हो गया, इसका लिमिटेड हो गया, इसका लिमिटेड हो गया, इसका लिमिटेड हो गया, तो कहीं ना कहीं इनके वर्क डिवाइड हो गए हैं, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या बन गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन गए हैं। अब मानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज के लिए इसने स्पेशल अपने नीचे इंस्टीट्यूशन बनाया है जिसको हम बोलते हैं FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड, जिसको रेगुलेट कौन करता है, हमारा फेमा करता है। तो एक और अथॉरिटी बना दी इसके अंदर इसने अपने अंडर में। तो ये है तो RBI का ही काम, लेकिन RBI ने इसको अपने काम को अपने ही नीचे की किसी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया। तो RBI अपने नीचे बंदे तो अपॉइंट कर सकती है ना, RBI नाम एक है लेकिन बंदे तो अपने नीचे रख सकती है, कमिटीज तो रख सकती है, तो वर्कलोड तो स्कैटर हो जाएगा ना उसका, स्पेशल टीम्स बना दी जाएंगी। ओके मैम। क्लियर? ठीक है जी। तो फिर फॉरेन एक्सचेंज से स्टार्ट कर लेते हैं, टॉपिक कुछ हद तक हम कर चुके हैं। तो RBI इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी की वैल्यू मेंटेन करने के लिए RBI अपनी पोजीशन को संभालता है। फॉर दिस पर्पस इट फंक्शंस एज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल फॉरेक्स। ये आपका जो लाइन है ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि RBI क्या है, कस्टोडियन ऑफ द नेशनल फॉरेन एक्सचेंज। आपसे पूछा जाएगा कि RBI एक्ट एज कस्टोडियन फॉर व्हाट, तो नीचे 4 सिक्योरिटीज के ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको फॉरेक्स को चूज करना है, या फिर आपको लिखा जाएगा कि RBI एक्ट एज डैश फॉर द नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो आपको वहां पर चूज करना है कि कस्टोडियन है या क्या है, रेगुलेटर है, कस्टोडियन है, तो वहां पर 4 ऑप्शन फर्दर आपको दिए जाएंगे, तो आपको वहां पर एज एन कस्टोडियन इसे चेक करना है। नेक्स्ट क्या है, इट हैज टू इंश्योर दैट नॉर्मल शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन ट्रेड डू नॉट अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। क्या बोलता है कि जब धीरे धीरे छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस आती है हमारे पास, यानी कि कभी तो डॉलर हमारी रिजर्व्स के अंदर ज्यादा होगा, कभी कम होगा, तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का ज्यादा अफेक्ट ना पड़े, तो इस तरह का सिस्टम आपको बनाना चाहिए, और ये बनाती भी है। तभी तो फ्लक्चुएशन जो है बहुत ही कम लेवल पर होती है, डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो 1 या 2 रुपए ऊपर नीचे होते हैं, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर पूरा कंट्रोल बनाए हुए है, ऐसे ही नहीं खुले हाथ से खर्चा नहीं करता, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने के बाद ही इसे यूज करता है इन डॉलर्स को। So when a foreign exchange reserves are inadequate for meeting balance of payment problem, it borrows from the IMF. कई बार ऐसा भी हो सकता है हमारे जो फंड्स है वो कम पड़ जाए, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंस्टीट्यूशन है, वहां से RBI बोरो कर सकते हैं। यानी कि RBI सबको लोन देता है, अगर RBI को लोन की जरूरत पड़ी तो RBI कहाँ से लेगा, IMF से लेगा। IMF। 2 क्राइटेरिया हो गए, RBI किस किस को लोन देता है, गवर्नमेंट को देता है, कॉमर्शियल बैंक्स को देता है, इन लोगों को देता है, और खुद को चाहिए तो कहाँ जाएगा, IMF के पास जाएगा। ठीक है? हाँ जी मैम, वर्ल्ड बैंक से नहीं ले सकता लोन RBI? एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है जब इसके लिए IMF, तो वहां पे चलेगा जहां पर आपको स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी मिलती है, तो हम हमेशा स्पेशल की तरफ भागते हैं, ना कि जनरल की तरफ। स्पेशल है तो स्पेशल के पास जाओ, वहां से भी ले सकता है नो डाउट, लेकिन IMF को जब आपको स्पेशल फॉरेन एक्सचेंज के लिए किया गया है तो आप वहां जाओ। ओके मैम। ठीक है, पहले वाले टॉपिक में डाउट था, जो फर्स्ट स्लाइड थी हमारी, हाँ, जिसमें रोल्स थे मैम। ठीक है, उस पे चलते हैं, लेकिन एक बार ये फॉरेक्स वाला खत्म करते हैं। ठीक है, चलो जी। तो यानी कि हमारे को इस पैराग्राफ से क्या पता चला कि RBI के पास अथॉरिटी है टू एंटर इनटू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ऑन इट्स ओन अकाउंट एंड ऑन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के भी हाफ पे भी पेमेंट कर सकता है और खुद के भी हाफ पर भी पेमेंट कर सकता है। तो RBI ने अगर अपना फॉरेन से कोई ट्रेड किया है, फॉरेन कंट्री से कोई ट्रेड किया है, या वहां पर कोई अपना टाई अप क्रिएट किया है, तो वहां पर भी अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकता है और गवर्नमेंट अकाउंट से भी पेमेंट कर सकता है, दोनों ही काम ये कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, it also administers exchange control of the country and enforces the provision of foreign exchange management act। foreign exchange management act स्पेशली एक एक्ट है जिसको foreign exchange को मैनेज करने के लिए बनाया गया। नाम भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, foreign exchange management act, यानी कि एक ऐसा एक्ट जो किसके लिए बनाया गया, foreign exchange को मैनेज करने के लिए। इसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी कि जो इसके ऊपर सारा काम करती है, उसको नाम दिया गया FIPB, फॉरेन इंडस्ट्रियल प्रमोशनल बोर्ड। ठीक है, चलो जी फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहां पर डाउट था आपका कनिष्का? मैम FIPB बोलो मैम, एक बार FIPB की फुल फॉर्म दोबारा बता दो।
ठीक है। मैम ये बोर्ड क्या करता है? ये बोर्ड काम करता है आपके, जब फॉरेन कंट्री अपने इंडिया में आकर पैसा लगाती है ना, तो उनके पैसे को देखता है कि ये पैसा लगाने के पीछे इनका मकसद क्या है, पैसा लगाने के बदले ये क्या चाहते हैं हमारी कंट्री से, कहीं हमारी कंट्री का सारा पैसा लूट के तो नहीं ले जाएंगे। तो जब दूसरे लोग, दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उनके ऊपर नजर बना के रखता है, उनको अप्रूवल्स देता है, उनके ऊपर कंप्लीट चेक देखता है कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्यों करेंगे और हमारे देश से कितना पैसा लेकर जाएंगे इसके बदले में। फ्री फंड में तो कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं है, उसका मकसद क्या होता है, पैसा कमाना। तो वो देखता है कि क्या चाल है इसकी पैसा लगाने की, एक्चुअल में हमारा कोई बेनिफिट है या नहीं हमारी कंट्री का। अगर दोनों तरफ का बेनिफिट दिखता है तभी अप्रूवल देता है, सामने वाली कंट्री का बेनिफिट होगा और हमारी कंट्री का लॉस होगा तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक है मैम ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला पॉइंट बता दो। ये वाला, चलो जैसे आरबीआई को अगर सिक्योरिटीज बेचनी होती है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है ताकि लोग परचेज करें, वैसे ही अगर उसे पहले वापस एक बात बताओ, इसके ऊपर जितनी भी ये इंक्स है मैं डिस्कार्ड कर दूं, इसे हटा दो, ये जो भी लिखा हुआ है। यस 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 FIPB की फुल फॉर्म लिख ली? यस मैम लिख ली। बात करते हैं हमारे पास प्रोटेक्ट द मार्केट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है हमारे पास बहुत सारी, ठीक है। इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ना दो तरह से बोला जाता है। एक तो हमारे पास जो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ही इशू किया जाता है, हमारे पास टी बिल बोलते हैं हम उसे, ठीक है। टी बिल आता है ट्रेजरी बिल, जो बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म यानी कि लेस देन 1 ईयर के लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरेंग्स के लिए मार्केट से अगर लोगों से पैसा उठाना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, टी बिल इशू करती है। दूसरा है ना अदर सिक्योरिटीज होती हैं, उसको हम इन शॉर्ट बोल देते हैं गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी। होती ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बट काफी सारे बॉन्ड होते हैं, इसलिए सब बॉन्ड्स का नाम ना लिख के हम इसे क्या बोल देते हैं, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। जिस सिक्योरिटीज को बोला जाता है फ्री फ्रॉम रिस्क। जो गवर्नमेंट वाली सिक्योरिटीज होती है ना, उसमें पैसा हमारा डूबता नहीं है, ठीक है। ये गवर्नमेंट कब इशू करती है, ये गवर्नमेंट तब इशू करती है जब गवर्नमेंट को पब्लिक से पैसा चाहिए होता है। गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं और वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि पब्लिक हमें क्या दे, पब्लिक हमें पैसा दे। तो उस टाइम पर क्या इशू किया जाएगा, उस टाइम पर इशू की जाती है हमारी गिल्ट एज सिक्योरिटी। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, लेकिन ये होती है हमारी शॉर्ट टर्म, 90 दिन के लिए हो सकती है, हमारे पास 60 दिन के लिए हो सकती है, किसी भी टेन्योर के लिए हो सकती है, फॉर लेस देन अ ईयर 364 दिन के लिए भी इशू की जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, जैसे हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड होता है या जीरो डिस्काउंट बॉन्ड होता है ना, वैसे जीरो कूपन बॉन्ड की स्पेशलिटी पता है आप लोगों को, था +2 में? यस मैम। यस मैम इंटरेस्ट रेट नहीं होती, इंटरेस्ट रेट नहीं होता मैम। ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। तो बेनिफिट क्या है इसको खरीदने का, मान लो 100 हमें डिस्काउंट पे मिलती है, डिस्काउंट पे मिलता है। 100 रुपए का टी बिल है तो आपको 90 के जब आप ये टी बिल वापिस से किसको, गवर्नमेंट को बेचोगे तो आपको एग्जैक्ट 100 रुपीज में वापिस मिलेगा। मैम ये माइक ऑफ करा दो। किसका माइक ऑन है? आरती का। आरती, इस तरह से माइक ऑन मत किया करो बीच में, जब कोई डाउट हो हैंड रेज करके आप माइक रेज किया करो, या फिर जिस समय मैं पूछती हूँ आपसे कोई भी एमसीक्यू उस समय आप बोल सकते हो, अदरवाइज ये माइक मत ऑन किया करो। जब क्लास लगाते हैं ना तो इनको समझाओ। ओके मैम। अलग सी जगह बैठ के क्लास लगाया करो, घर वालों के बीच में बैठ के क्लास नहीं लगती बेटा। घर के एक कमरे में आप बैठे हो, वहां पे 2 जने और बैठे हैं, ऐसे क्लास नहीं